Check audio video again. Still the same problem. Still not clear. चलिए 4G पे करें अब हम, इससे कोई चेक करो फिर से. इज इट क्लियर नाउ? अनुज बोल रहा है क्लियर है, कुछ बोल रहे हैं नहीं है. तो अब तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, अब तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब आप 4G भी, इसका मतलब ये है कि देयर इज प्रॉब्लम, यहाँ पे सिग्नल में प्रॉब्लम है. सो विल वेट करते हैं. क्लियर हो जाए तो बोल देना सर, पुट योर फोन ऑन एयरप्लेन मोड. एयरप्लेन मोड से क्या होता है, उससे ऐसा कुछ फर्क पड़ता है उससे? ओके, इफ आई पुट इट हियर. फायदा हो रहा है देख तो. क्लियर हो जाए तो बोल दीजिए बेटा, शुरू करें फिर. आदि ने बोला है क्लियर है. यस, तनिष का भी जवाब आया, यस क्लियर है, क्लियर है. विकास बोलने का सब क्लियर 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 क्लियर, वेरी नाइस. तो शैल वी स्टार्ट? मुझे तो क्लियर ही आ रहा है. ओके बढ़िया, चलिए ठीक है. अब ठीक है, सबको क्लियर हो गया, वेरी नाइस. चलो, ट्रिक काम कर गई. हाँ यशराज, मुझे किसी ने बोला, किसने बोला था, किसने बोला था फ्लाइट मोड वाला? आई डोंट नो दैट, मुझे पता नहीं है, ये आइडिया नहीं था, मैंने तो कर दिया. तनिष ने बोला है. ओके तनिष, थैंक यू. नहीं तनिष नहीं, तनिषा, आई एम सॉरी, तनिषा अग्रवाल, इन्होंने बोला. वेरी गुड, थैंक यू. चलिए आइए बेटा. ये सब बातें बच्चे ही मुझे सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा. ओके, बात कर रहे थे हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए. बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट. हमेशा ध्यान रखना, मुझे लगता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज अ डायपोल मोमेंट, तो उसकी चर्चा ना करें. अब हमारे सामने एक एग्जांपल लेते हैं तो जल्दी हमको समझ में आएगा. देखिए जरा, एक एग्जांपल अभी हमने बोर्ड पे लिखा था, सिस और ट्रांस, इसी कंपाउंड का ट्रांस. ओके, ये लिया था. या एक और एक हम सर लेते हैं, देखिए कैसा सर. सर देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस ले लेते हैं, और एक बार इसको ट्रांस में हाइड्रोजन को रखते हैं. तो ये देखिए एक ही कंपाउंड के सिस ट्रांस, देखिए देखते जाए, इधर ध्यान से सुने. दिस इज द एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2. सुनो सर, सिस है ट्रांसफर, आपसे पूछ रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. हमेशा रूल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट. जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा,
उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो सर इनका डायपोल मोमेंट हमको दिया है क्या? नहीं, हमको किसी का डायपोल मोमेंट नहीं दिया। फिर कैसे निकालें डायपोल मोमेंट? नहीं, डायपोल मोमेंट निकालना नहीं है हमको, कैलकुलेट नहीं करना हमको, तो ये सिर्फ देख लेना है कि इसमें किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो सर डायपोल मोमेंट ज्यादा कम मतलब कैलकुलेट करना है? नहीं, सुन ले सर, डायपोल मोमेंट कैसे बनाना, तो ध्यान दे, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर एडिशन, वेक्टर करते हैं, वेक्टर एरो, शायद आपने कभी फिजिक्स में बनाया होगा इसका, कि एक सी और सीएल बॉन्ड, तो जानता है सीएल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जो खींचते हैं ना उनके ऊपर एरो वेक्टर का, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट का एरो बनाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सर सी और सीएल क्या ये जा रहे हैं? आपको दिख रहा है सिस में ऐसे डायपोल मोमेंट हो रहा है ऐसा, इधर देख कैसा हो रहा है सर, ये क्लोरीन की ओर जा रहे हैं, ये क्लोरीन की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद आपको नजर आ रहा होगा कि इस वाले डायग्राम में डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट कैंसल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस उदाहरण में सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है? क्या इतना समझ में आया? क्या जल्दी एग्जाम्पल, डायपोल if the dipole moment is more, सर तो कहने से यहाँ सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ट्रांस से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, सेम 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 सेम। कैसे सर? कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन खींचता है अपनी ओर, चलिए क्लोरीन खींचता है अपनी ओर, ये रहा। सर कार्बन और मिथाइल, सर अल्काइल प्लस आय, याद है अल्काइल ग्रुप डोनर होते हैं, तो ये अल्काइल इधर सर ये देगा, देखो कैसा, ये इधर, ये ऐसा, वेक्टर समझ में आते हैं आपको? इधर आइए सर, ये क्लोरीन खींचेगा, सर ये मिथाइल देगा। चलो जरा मुझे बताओगे यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा है, दिख रहा है क्या आपको? डायपोल मोमेंट ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है? ट्रांस में, करेक्ट, ट्रांस में ज्यादा है डायपोल मोमेंट। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? यस। तो ध्यान दे, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस ही फेवर करते हैं क्योंकि ट्रांस क्लोज पैक्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा ही होता है। पर बॉइलिंग पॉइंट की बातें करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डायपोल मोमेंट द्वारा चेकिंग किया जाता है, और डायपोल मोमेंट इजीली, आसानी से पता पड़ जाता है कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा बाय सिंपल वेक्टर एरोज, दैट्स ऑल। जिसका डायपोल मोमेंट अधिक आ जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ठीक है, आई थिंक ये इजी बात थी सिस और ट्रांस की, इसको हम बंद कर दें। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काफी ज्यादा ये भी डीपली डिस्क्राइब हो चुका है बेटा। अब मैं आप लास्ट पैटर्न पे आता हूं, आपके रिवीजन पैटर्न कॉन्फॉर्मेशन पे। कॉन्फॉर्मेशन का आधा हिस्सा 11th में पढ़ते हैं, आधा हिस्सा 12th में पढ़ते हैं। तो हम आधा जो 11th वाला हिस्सा है वो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ आपको रिवीजन के तौर पर, ये खत्म हो जाए फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और 12th क्लास शुरू करेंगे, 12th शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से शुरुआत होगी, और जिस दिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा, उस दिन वो जो कॉन्फॉर्मेशन का बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो आफ्टर ऑप्टिकल वो करेंगे। तो अभी 11th का जो कॉन्फॉर्मेशन है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत, कॉन्फॉर्मेशन क्या है ना? तो देख हमारे पास दो कार्बन है, दीज आर टू कार्बन विच आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात है सर, ओके सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये दो कार्बन इनसे जुड़े ग्रुप से, ये दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। क्या करना, इन दोनों कार्बनों में से ये रहे, ये आपके सामने वाला कार्बन दिख रहा है क्या आपको? ये आपके सामने वाला कार्बन है, ये आपसे दूर वाला कार्बन है, हाँ ठीक है। क्या करना, किसी एक कार्बन को फिक्स करना, हिलाना नहीं, ठीक है, और दूसरे कार्बन को गोल 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 घुमाना शुरू कर। दिख रहा होगा आपको, एक कार्बन को फिक्स कर दिया है मैंने, हिलाया नहीं है, दूसरा कार्बन गोल गोल घुमाते जा रहा हूं। क्या आपको स्पेस में नए नए डायग्राम दिखते जा रहे हैं? इन्हीं को कॉन्फॉर्मर कहते हैं। तो जब कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में एक को हिला ना हिला के दूसरे को घुमाते जाए तो जो डायग्राम्स बनते हैं दे आर कॉन्फॉर्मर। ऐसा घुमाते समय कनेक्शन थोड़ी ना बदल रहे, हमको यहाँ एटम तोड़ के
जगह थोड़ी नहीं ले जा रहे बेटा, कनेक्टिविटी नहीं बदली, पर क्या स्पेस, उंगलियां पीछे वाली ये अपनी पोजीशन स्पेस में बदलती जा रही है, दैट्स व्हाई स्टीरियो आइसोमर। क्लियर हो गया बात? और बात, अब हम यहाँ पर दो नामों को सुन रहे हैं, दो नाम हम सीख रहे हैं, है ना। एक को कहते हैं बॉन्ड एंगल, जिसे मैं थीटा बोलूंगा, और एक कहूंगा मैं डायहेड्रल एंगल, जिसे मैं फाई कहूंगा। दो नाम सुन रहे हैं, बॉन्ड एंगल थीटा, डायहेड्रल एंगल फाई। मुझे लगता है बॉन्ड एंगल इसका अर्थ सबको समझता है कि एक कार्बन है, इससे जो जुड़े ग्रुप्स है, एक कार्बन से जुड़े जो ग्रुप्स है उनके बीच का एंगल दिख रहा है क्या, एंगल, इनके बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल, इनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब आप सोचो कि सर जब मैं कॉन्फर्मेशन करता हूं, बॉन्ड एंगल थोड़ी ना बदलता है, क्या बॉन्ड एंगल इज फिक्स्ड? दिख रहा है क्या आपको? जब मैं ऐसा ऐसा करता हूं तो एक कार्बन से जुड़े जो ग्रुप है वो अपना एंगल थोड़ी ना बदलते, आपस में जो एंगल होता है वो फिक्स्ड रहता है। यस, कॉन्फॉर्मेशन के दौरान, रोटेशन के दौरान बॉन्ड एंगल कभी नहीं बदलते। अच्छा, फिर बदलते क्या है सर? ये बदल डायहेड्रल एंगल चेंज होते हैं, ये बदलते हैं। तो ये क्या होता है सर? सुन, क्या सॉरी ये दो कार्बन है, क्या ये दो कार्बनों से एक ग्रुप जुड़े हुए हैं? तो ये जो पड़ोसी कार्बन के जो ग्रुप है, दीज टू ग्रुप दिख रहे होंगे आपको, ये ग्रुप और ये ग्रुप, पड़ोसी कार्बन के जो ग्रुप है उनके बीच का जो एंगल दिख रहा है आपको, एंगल अब ये 0 डिग्री एंगल दिख रहा है। अब देखो इनके बीच में एंगल बनता जा रहा है सर 90 डिग्री दिख गया सर, 180 डिग्री दिख गया। तो जो पड़ोसी कार्बन होते हैं उनके बीच में जो ग्रुप होते हैं उनका एंगल, दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। और एक ही कार्बन से जो ग्रुप जुड़े रहते वो बॉन्ड एंगल। घुमाते समय बॉन्ड एंगल नहीं बदलते, डायहेड्रल एंगल बदलते हैं। तो जब भी कॉन्फर्मेशन पड़ जाते हैं तो डायहेड्रल एंगल की बातें होती है, थीट फाई पाई की बात होती है। क्लियर हो गया? अब एक प्रश्न आता है कि जब मैं किसी भी मॉलिक्यूल को सिंगल बॉन्ड से 360 डिग्री घुमा दूं, 360 डिग्री पूरा घुमा दूं, like this, if I do like this 360, how many conformers may possible? What is the answer? How many conformers may possible? Very nice, infinite। इनफाइनाइट डिग्री से घुमाते हो वो तो इनफाइनाइट। मैथ्स वाले बच्चे हमको समझता है कि हम कितने भी बारीक 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 डिग्री से घुमा सकते हैं, तो इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स हो सकते हैं। पर ध्यान रखिए बेटा, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर पॉसिबल तो है, करेक्ट है, जवाब इनफाइनाइट दिया हो तो इनफाइनाइट ही लगाते हैं हम तो, ठीक। पर जब स्टडी होती है ना, कॉन्फॉर्मर्स की स्टडी की जाती है, तो ऐसी स्टडी नहीं कर सकते ना, तो फिर क्या करते हैं 60 60 60 60 60 डिग्री से 6 बार घुमा के स्टडी कर लेते हैं। 360 हो जाएगा, 60 60 60 60 60 6 बार घुमा के डिस्कशन करके कैलकुलेशन कर दिया जाता है। आई थिंक क्लियर है यहां तक हमको? अब एक एक करके लाओ, जैसे शुरू, ध्यान से सर, फाई समझता है अब हमको, फाई सबको समझता है सर। 0 डिग्री से शुरू करो, तेरे को पता है ना, हमने सामने रखो 0 डिग्री, फिर 60 घुमाओ, फिर 60 घुमाओ, फिर 60 घुमाओ, ऐसा 6 बार कर दो। 60 डिग्री, 12, 18, 24, 300, 360 डिग्री। ओके, अब वो कहता है कि सर इसको ड्रॉ कैसे करें? ड्रॉ, तो ये जो कॉन्फॉर्मर होते हैं बेटा, इनको ड्रॉ करने का जो तरीका उसको बोलते हैं न्यूमन स्ट्रक्चर, न्यूमन डायग्राम, न्यूमन स्ट्रक्चर बोलते हैं। न्यूमन साइंटिस्ट है, उन्होंने सिखाया है कि हाउ कैन आई ड्रॉ कॉन्फॉर्मर, कॉन्फॉर्मर कैसे ड्रॉ किए जाए, न्यूमन ने सिखाया। सुनो क्या बोला उसने, ये सारे दो कार्बन है, हाँ, एक आपके सामने, एक आपके तरफ का कार्बन है, एक आपसे दूर वाला कार्बन है। जो आपके तरफ का कार्बन है उसको डॉट बनाते हैं, डॉट, और जो आपसे दूर वाला है उसको गोला। ये दो कार्बन है जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, डॉट आपकी तरफ है, गोला आपसे दूर है। और क्या हर कार्बन के 4 4 बॉन्ड होते हैं? 4 में से एक तो उन्होंने
आपस में बना लिया है तो बच्चे 3। तो क्या हर कार्बन से 3-3 ग्रुप जुड़े हैं जिनको Y ABCD में जो Y होता है उससे ड्रॉ करते हैं। देखिए Y हो गए 3 ग्रुप। ऐसे पीछे वाले कार्बन से भी 3 ग्रुप है तो हमने इसी के सामने एक, इसी के सामने ये, इसी के सामने आमने सामने लगा दिए। आमने सामने होना मतलब सर 0 डिग्री पाए, 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो, एक एग्जांपल ले लो और सिखाओ सर। जैसे इथेन, दो पढ़ने रहते 11th में, इथेन और ब्यूटेन पढ़ते हैं। इथेन नाम सुना है? इथेन 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बनों से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और ये 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। क्लियर है सबको? इथेन में 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। एक कार्बन को डॉट बनाना, एक कार्बन को गोला बनाना। किसी को भी डॉट बना सकते, किसी को भी गोला बना सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी है, कोई भी एक है, कोई भी आपके सामने रखो, कोई भी दूर, उससे क्या फर्क। हर एक कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन ही जुड़े इथेन में, तो क्या हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। और ऐसे बैक साइड वाले से भी तीनों हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। आया? अब क्या सिखाया? ये जो डॉट है ना आपके सामने वाला डॉट, डॉट को हिलाना नहीं, डॉट को हिलाना नहीं, उसको वैसे ही रखना, ये रहे। और पीछे वाले गोले को इनफाइनाइट घुमा सकते हैं, पर हमने बोला है ना 60-60-60 घुमा देते हैं सर। तो मुझे दिख रहा है सबको अभी यहाँ पर 0 डिग्री, आमने सामने 0 डिग्री। इसको 60 डिग्री करेगा 60, तो देखिए 60 डिग्री हो गया। शायद आपको नजर आ रहा होगा कि सर हाँ ये 60 डिग्री घूम गया। दिख रहा है क्या? इथेन 0। सर अगर मैं इसको वापस 60 घुमा दूं, इथेन में वापस 60 घुमा दूं, तो फिर यही बनेगा सर, क्योंकि हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन के सामने, तभी तो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही है। इसको घुमाओ तो फिर से हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही आएगा सर। तो इथेन में आप 60-60-60-60-60-60 घुमाते जाओ, ये दो ही स्ट्रक्चर डिस्कस होते हैं। इज इट क्लियर? इथेन में दो ही स्ट्रक्चर 60-60 से डिस्कस करते हैं, एक ये दिखेगा और एक ये, तीसरा स्ट्रक्चर ही नहीं दिखेगा हमको, इफ आई रोटेट बाय 60-60 डिग्री, जो कि स्टडी में वैसे ही किया जाता है। ठीक है ना? जब ग्रुप आमने सामने आते हैं, ग्रुप आमने सामने आते, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने आते, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड कहलाते हैं, इक्लिप्स्ड। और जब वो दूर 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 चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्टैगर्ड, इन्हें स्टैगर्ड कहते हैं। वो इक्लिप्स्ड होते हैं, ये स्टैगर्ड होते हैं। क्या आपको थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि सर जब आमने सामने, आमना सामना होता है तो झगड़ा, रिपल्शन हो जाता है, जब आमने सामने तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, रिपल्शन, और ये दूर चले गए, झगड़े खत्म। जहां झगड़े ज्यादा होते हैं, स्टैगर्ड वाला, कम स्टेबिलिटी वाला, स्टैगर्ड कम झगड़े वाला। इज इट क्लियर टू ऑल न्यू कमर्स? इज इट क्लियर टू ऑल न्यू कमर्स? यस। आप न्यू कमर को मैं अब ये बता दूं कि 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन नाम का यूनिट है, हाइड्रोकार्बन, उसमें अल्केनों में ये है इथेन, इथेन ही है बस, सिर्फ और ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। जैसे अब हम और भी पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ इथेन ही है, पर हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, स्टैगर्ड इक्लिप्स, ये सब कुछ है। 11th एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन अल्केन वाले हिस्से, पर डेफिनेटली हम उससे ऊपर ही जाते हैं, नो डाउट, हमारा लेवल हम उससे ऊंचा ही जाते हैं हमेशा। तो आई थिंक ये इतना हिस्सा मुझको समझ में आ चुका है। अब मैं इथेन के बजाय एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं। 11th में दो एग्जांपल पढ़ते, इथेन एंड ब्यूटेन। आई जस्ट डिस्कस दैट ब्यूटेन, देखिएगा। ब्यूटेन हम सभी जानते हैं 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। सो आई टेक CH3, मैं तेरे सामने कुछ ऐसा डायग्राम बना रहा हूं जिससे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आई जस्ट शो यू। आई थिंक एवरीबॉडी गेट इट, दिस इज ब्यूटेन। 4 कार्बन है, हाँ, दो टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, सीसी कार्बन बॉन्ड, दो टाइप के हैं, सीसी सिंगल बॉन्ड दो टाइप, ये और ये एक ही जैसे हैं,
तो इसके थ्रू भी डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, किसी भी सीसी सिंगल बॉन्ड से डायग्राम बनाया जा सकता है, कोई भी सीसी सिंगल बॉन्ड जहां से बनाना है बनाइए। तो इन दोनों से ये और ये एक ही बॉन्ड है ना, आप कहीं से भी बनाओ। पर जब पढ़ते ब्यूटेन को, जब हम पढ़ने वाले, तो हमेशा हम सेकंड और थर्ड को लेकर ड्रॉ करेंगे। मैं आपको 1 और 2 को लेकर भी ड्रॉ करके बता दूंगा, डोंट वरी। पर जो मुझे हमको पहले ढंग से पढ़ना है, पहले हम सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन को लेकर ड्रॉ करेंगे। सुनिएगा, जिन 2 कार्बनों को आप सोच रहे हो, एक को डॉट बनाते, एक को सर्कल बनाते। किसी को भी डॉट बना सकते, किसी को भी सर्कल, वो अपने हाथ में, अपने को उससे कोई फर्क नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, यहाँ पर हम 60 60 60 6 बार घुमाते हैं ना। हाँ देखेंगे सर, हम 6 बार देखने वाले। देखिए जरा सर, जो अगला कार्बन होता है ना, उसको हिलाना नहीं रहता है। हाँ, डॉट वाले को हिलाते नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं हिलाएंगे। और जो पीछे वाला गोला रहता है ना, उसको 60 जितनी घुमाते जाएंगे। ओके ओके, सही है सही है। पहले ग्रुप तो लगा दो सर। सर एक कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, इसको हिलाना नहीं है। ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर लूं, क्योंकि उसको तो मेरे को हिलाना ही नहीं है सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल। ठीक है, चलेगा। हो गया सर। दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल ही जुड़े हुए हैं। देखिए शुरुआत 0 डिग्री, फाइ डायड्रल एंगल 0 डिग्री से शुरू करेंगे सर। तो फाइ 0 डिग्री से शुरुआत। 0 मतलब क्या सर? H के सामने H, H के सामने H, मिथाइल के सामने मिथाइल। बिल्कुल हर ग्रुप एक जैसा आमने सामने कर दिया। इसको बोलते हैं इक्लिप्स, बोलते हैं हम इसको, 0 डिग्री से। ठीक है, अब 60 60 60 60 घुमाते जाओ, कैसे भी घूम, क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जो मर्जी आए। पर एक बार जैसा सोचा है, फिर पूरे वैसे ही घुमाना। जैसे एक बार क्लॉकवाइज शुरू किया, फिर पूरा क्लॉकवाइज ही घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। चलिए सर, 60 60 घुमाते हैं। ये हाइड्रोजन इधर आ, इधर, ये मिथाइल इधर आ जाए, दिख रहा है आपको शायद। फिर 60 घुमाइए, ये मिथाइल इसके सामने, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। फिर 60 घुमाइए, मिथाइल बीच में आ जाएगा सर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। फिर मिथाइल उधर जाएगा 60 घुमाने पर, फिर मिथाइल इधर आ जाएगा, और फिर मिथाइल इधर आ जाएगा। क्या ये आपको 60 60 घुमाने पर इस प्रकार के चित्र बन रहे हैं? क्या ये क्लियर है क्या? पहले यहां तक बताइए, फिर मैं आगे जाता हूं। न्यू कमर्स को ये सारे 6 डायग्राम कैसे बनाए, ये समझ में आए तो हम आगे बढ़े थे। हाँ, सबको क्लियर है, वेरी गुड, सबको क्लियर है कि डायग्राम ऐसे कैसे बनते हैं। क्लियर हो गया। अब आप सोचो सर, इक्लिप्स, आमने सामने इक्लिप्स, एक दूसरे से दूर स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। सही बोला। पर सर यहाँ थोड़ा फर्क है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है ना। तो कभी कभी क्या होता है, देखो ये इक्लिप्स में मिथाइल के सामने मिथाइल एक जैसे आमने सामने आए। पर ये जो 2 इक्लिप्स है ना सर, ये 2 इक्लिप्स, इसमें मिथाइल के सामने मिथाइल नहीं आया है। तो ये तीनों इक्लिप्स है, इक्लिप्स इक्लिप्स इक्लिप्स, तीनों इक्लिप्स है। पर इसे बोलते हैं पूरा इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स है। और ये दोनों पार्शल है। मुझे लगता है नाम समझ में आ गया। फुल इक्लिप्स है, एक दूसरे के सामने एग्जैक्ट एक जैसे। ये इक्लिप्स तो है, पर ये पार्शल है। सर झगड़ा कहाँ ज्यादा? अरे जितना अच्छा इक्लिप्स, उतने ज्यादा झगड़ते हैं। और जो झगड़ते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी लास्ट। अगर मैं आपके सामने कोई नंबरिंग कर दूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6, तो सर स्टेबिलिटी ऑर्डर जब मैं निकालूंगा ना, तो जो 1 है वो सबसे लास्ट में रखा जाएगा। 1 की स्टेबिलिटी सबसे बेकार है। और 3 और 5 भी इक्लिप्स ही है, वो भी झगड़ालू ही है सर। पर वो थोड़े कम इक्लिप्स होने के कारण उनका थोड़ा स्टेबिलिटी हल्का ज्यादा अच्छा है इसकी तुलना में। तो 1 3 और 5 एक जैसे है बिल्कुल। तो दे आर मोर, 3 और 5 की स्टेबिलिटी एक जैसी है, बिल्कुल इक्वल है वो। पर उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से तो ठीक होगी थोड़ी सी। हो गया। अब सोचो सर, स्टैगर्ड स्टैगर्ड स्टैगर्ड, दूर दूर दूर, स्टैगर्ड वाले सब अच्छे होते हैं। पर क्या यहाँ मिथाइल मिथाइल 180 डिग्री, 180 डिग्री,
ये फाई 0 डिग्री, ये फाई 180 डिग्री, समझता है ना? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, हाँ। तो सर ये 180 डिग्री सबसे कम झगड़ालू, दूर है, झगड़ना कम, स्टेबिलिटी सबसे अच्छी, 4 की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी है। और ये दोनों भी अच्छे हैं सर, 2 6 भी अच्छे हैं, पर थोड़े से कम अच्छे हैं, दोनों एक जैसे हैं वो। तो कैन आई हैव 2 and 6 आर सेम, और उनकी स्टेबिलिटी 3 और 5 से ज्यादा है। चेक कर तो जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्लियरिटी है क्या आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबको क्लियर है? वेरी नाइस, यस यस यस। न्यू कमर्स जो भी है उनको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनको भी समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। कॉन्फॉर्मर शब्द दिमाग में आ चुका है, न्यूमन डायग्राम, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, ये शब्द दिमाग में आ गए हमको, है ना? डायग्राम कैसे बनाते, गोला, डॉट, डॉट कौन सा कार्बन, गोला कौन सा कार्बन, डायड्रल एंगल क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री, ये सब हमारे दिमाग में बातें बैठना शुरू हो गई है ना? चलिए सर, आप क्या चाहते हैं? अब हम एक बात कहना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में एक बात तो सर आ चुकी है। एक मिनट बेटा, मेरे दिमाग में एक बात आ चुकी है सर, कि जब भी हम सिंगल बॉन्ड से घुमाते हैं कॉन्फॉर्मेशन बनाने के लिए, तो इनफाइनाइट डायग्राम बनते हैं। हाँ, इनफाइनाइट डायग्राम बनते हैं। पर सर वो जो इनफाइनाइट डायग्राम बनते हैं वो स्टडी नहीं होते, इसलिए 60-60-60 चलाते हैं। ओके, 60-60 चलाते हैं। इथेन में जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे 2 ही स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सर, स्टैगर्ड इक्लिप्स, स्टैगर्ड इक्लिप्स, स्टैगर्ड, वही के वही डायग्राम वापस रिपीट हो रहे हैं। स्टैगर्ड अच्छा है, इक्लिप्स बुरा है, ये भी सीख लिया मैंने। पर जब मैं ब्यूटेन पे आके डायग्राम ड्रॉ किया, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का कॉन्फॉर्मेशन डायग्राम ड्रॉ किया 60-60 का, तो मुझे इस प्रकार के 6 डायग्राम दिखाई दिए। उनमें कुछ कंप्लीट इक्लिप्स, पूरा इक्लिप्स था, पूरा स्टैगर्ड था, पार्शियल इक्लिप्स थे, पार्शियल स्टैगर्ड थे, और उनमें कैसा स्टेबिलिटी डिस्कशन है वो हमने देखा। ठीक है, हटा दीजिए इसको यहां से सर। सर एक काम करो ना, आपने बोला था ना इस कार्बन के बीच में भी लेके बता सकते हैं, ठीक है, मैं तेरे को डायग्राम लेके बता, जस्ट देख, तू चाहता है कि सर आपके पास है जो ब्यूटेन है, इसमें 2 प्रकार के सीसी बॉन्ड होते हैं, ये दोनों एक जैसे ही है, बीच वाला अलग है, बीच वाले के डायग्राम आपने बनाए। सर एक काम करो सर, आप इसके बीच का डायग्राम बना के बताओ। हाँ ठीक है, मैंने बोला ना किसी भी सीसी सिंगल बॉन्ड के बीच में आप कॉन्फॉर्मेशन डायग्राम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, शुरू करो। इससे क्या जुड़ा है सर? 3 हाइड्रोजन, ओके लिख लो फिर तीनों अलग, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाना है। इससे क्या जुड़ा है सर? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये पूरा एक ही ग्रुप, इथाइल मानेंगे? हाँ ये इथाइल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं? एक को बना गोला, एक को बना डॉट, इक्लिप्स 0 डिग्री से शुरू करेंगे। हाँ, किसको गोला किसको डॉट, तेरी जो मर्जी है, तेरी जो मर्जी है, उससे कोई मतलब नहीं। सर इसको डॉट बना लो, हाँ बना लो, इसको डॉट बना लो, क्या फर्क है? एच एच एच, तीनों एच है, ओके तीनों एच है सर। और ये एच एच और इथाइल है, ये पूरा एक ही है ना जुड़ा हुआ, इथाइल, तो कहीं भी लगा दो, एच एच इथाइल है। हो गए? इक्लिप्स हो गया, आमने सामने वाले को इक्लिप्स बोलते हैं। सर एक काम करो, इसको हिलाना मत, मत हिलाइए। सर पीछे वाले को 60 डिग्री से घुमाए, ये ले 60 डिग्री से घुमा दिया मैंने। सर ये इक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, हाँ स्टैगर्ड अच्छा होता है, हाँ स्टैगर्ड अच्छा होता है। अब क्या सर, फिर घुमाओ, तो फिर क्या होगा सर? सर ये इथाइल फिर हाइड्रोजन के सामने ही आएगा, मतलब इथाइल और हाइड्रोजन आमने सामने, इसमें भी इथाइल और हाइड्रोजन आमने सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अरे सर इसको तू घुमाते जाएगा ना इस डायग्राम में, तो तेरे को जो डायग्राम मिलेंगे वो एक जैसे ही रहेंगे। चलिए फिर ये, 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 आया क्या समझ में? क्या मुझे 2 ही प्रकार के डायग्राम मिलते जाएंगे बाय रोटेटिंग 60-60-60-60 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस? यस और नो?
क्लियर है सबको? यस, प्रखर ने हाँ बोल दिया, सभी को क्लियर है, नाइस। तो मैंने बोला ना कि हम कहीं से भी कोई भी कार्बन कार्बन के बीच से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने स्पेशली सेकंड और थर्ड कार्बन क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसमें जो डायग्राम बनते हैं उसमें हमको दिखाई देता है पार्शियल इक्लिप्स, कंप्लीट इक्लिप्स, स्टैगर्ड वगैरह, ऐसा जो इनमें नहीं दिखाई पा रहा था, इसलिए फिर वो सेकंड और थर्ड से एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक ब्यूटेन और इथेन दो कॉन्फॉर्मर्स पढ़े जाते हैं जो हमने पढ़े। अभी भी हमने 11th में एक और चीज पढ़ी हुई है, वो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन। अब हम कॉन्फॉर्मर्स जो हम पढ़ते हैं, घुमाने की बातें करते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, हम तीन नामों को फोकस रखेंगे हमेशा के लिए। तीन नामों को फोकस करेंगे हम। कौन कौन से सर? सर एक बोलेंगे एंटी, एक को बोलेंगे गॉच और एक को बोलेंगे इक्लिप्स। ऐसे तीन नाम हमेशा कॉन्फॉर्मर्स में पढ़ेंगे, है ना? जब भी कॉन्फॉर्मेशन डायग्राम आएगा तीन नाम सोचेंगे, कौन कौन से? एंटी, इक्लिप्स्ड और गॉच। ठीक है सर, ये क्या होते हैं? ये तीनों कॉन्फॉर्मर्स की जो अभी आपने ब्यूटेन के डायग्राम बनाए थे ना, वो वही उन्हीं के नाम है। सुनिएगा, एंटी नाम किस कौन से डायग्राम को बोलते हैं? उस डायग्राम को जहां 180 डिग्री, उसे एंटी बोलते हैं। टोटल एंगल 180 के बाद जो डायग्राम बनता है उस डायग्राम को एंटी डायग्राम बोलेंगे। पहले 0 डिग्री पे रखना, जो ये एक्लिप्स 0 डिग्री, ये शुरुआत होती है। तो 0 डिग्री से पहले जाओ तो एंटी बोलते हैं। फिर आपने पार्शियल इक्लिप्स पढ़े थे ना? पार्शियल मतलब कौन से? 0 से 60, 60 से 120, तो 120 इक्लिप्स 60 पे आया था, 60 डिग्री पे आया था ना, दूर चले गए। 0 पे आमने सामने, 60 पे दूर, 60 के बाद फिर 120 पे फिर इक्लिप्स, फिर 180 पे फिर एंटी, 180 के बाद 240 फिर इक्लिप्स, फिर 300, फिर ये रहा 300। तो जब हमारा पाई 60 डिग्री आया था और 300 डिग्री आया था, तो जो डायग्राम बने थे वो दूर दूर वाले ही थे, पर वो पार्शियल स्टैगर्ड थे। पार्शियल स्टैगर्ड इज कॉल्ड गॉच। दिस इज गॉच। तो पूरा स्टैगर्ड है, पूरा स्टैगर्ड इज एंटी, कंप्लीट स्टैगर्ड इज एंटी, एंड पार्शियल स्टैगर्ड इज कॉल्ड गॉच। तेरे सामने एक डायग्राम लेके बता दूं तो शायद जल्दी समझ में आएगा मेरे को। चेक इन द डायग्राम, ध्यान से सुन। एक मिनट, हाँ, आई जस्ट ड्रॉ टू डायग्राम्स। H मिथाइल, H मिथाइल, सुनिएगा, H मिथाइल और मिथाइल H। क्या दोनों डायग्राम स्टैगर्ड है? इतना समझ में आया क्या? दोनों डायग्राम स्टैगर्ड है। हाँ, दोनों डायग्राम स्टैगर्ड है। क्या ये कंप्लीट स्टैगर्ड है? क्या ये कंप्लीट स्टैगर्ड है? कंप्लीट स्टैगर्ड को बोलते हैं एंटी। कंप्लीट स्टैगर्ड इज कॉल्ड एंटी। और ये पार्शियल स्टैगर्ड है, पार्शियल स्टैगर्ड को बोलते हैं गॉच। और एक इक्लिप्स्ड। तीन नाम सोचना है, एंटी, गॉच और आमने सामने वाले इक्लिप्स। आमने सामने हमेशा बेकार ही होता है। आमने सामने में झगड़ा इतना डोमिनेट होता है, झगड़ते इतने ज्यादा है कि बाकी सारी बातें हमको कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। इक्लिप्स मतलब बेकार, रिपल्शन बहुत ज्यादा, कुछ और सोचो, कुछ मत सोचो, रिपल्शन। तो ठीक है, इक्लिप्स हम बेकारी मानेंगे। एंटी में, एंटी दूर 180, सर झगड़ा कम, झगड़ा कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर क्या ये ज्यादा अच्छा है? ये थोड़ा कम अच्छा है। और इनसे बुरा तो इक्लिप्स्ड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कॉन्फॉर्मेशन में जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देते हैं, तो हमेशा बोलना एंटी, गॉच और इक्लिप्स्ड इज द जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर। एंटी, गॉच, इक्लिप्स। एंटी सबसे अच्छे, गॉच उसके बाद, और इक्लिप्स तो अनस्टेबिलिटी रहती है। इज इट क्लियर? जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कॉन्फॉर्मर्स, एंटी, गॉच
इक्लिप्स। तीनों नाम समझ में आए। डायड्रल एंगल कैसे निकालेंगे एंटी के लिए, गॉच के लिए, वो 60-60 समझता है तेरे को। पर कुछ खास यहाँ पॉइंट मेंशन था, है ना, कुछ खास मेंशन थी बात। ये तो हो गया मेरा, आ गया सर। हमने लिया था सर एक एग्जांपल 2 फ्लोरो इथेनॉल, एक ये लिया था, एक लिया था ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल भी ले सकते हैं, ये भी है ग्लाइकॉल। व्हाट इज ग्लाइकॉल सर? ग्लाइकॉल इज CH2OH, CH2OH, दिस इज ग्लाइकॉल, इसको ग्लाइकॉल कहते हैं सर। 2 फ्लोरो इथेनॉल, तो इथेनॉल सर 2 फ्लोरो इथेन, ये रहा सर 2 फ्लोरो इथेनॉल है। हाँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाँ सर हम कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं सर। देखिए ये 2 कार्बन है ना, एक कार्बन को डॉट हम एंटी और गॉच का डिस्कशन चाह रहे हैं। चलिए आइए सर, कार्बन से क्या, एक कार्बन से क्या जुड़ा है, HHOH, HHOH। एक कार्बन से क्या जुड़ा है, HH फ्लोरीन, HH फ्लोरीन, HHOH, HH फ्लोरीन। क्या ये दोनों एंटी दिखाई दे रहे हैं सर? क्या ये दोनों गॉच दिखाई दे रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या एंटी और गॉच कैसे देख रहा हूं मैं सर? ये जो डायग्राम आपने लिया, इसमें OH से जुड़ा H इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग रहता है सर, है ना। तो सर H बॉन्डिंग होने के कारण गॉच की स्टेबिलिटी एंटी की तुलना में अधिक हो जाती है। इक्लिप्स की बातें, अब कोई बोलेगा सर इक्लिप्स में भी तो आमने सामने एज बॉन्ड बना लेंगे। इक्लिप्स में रिपल्शन इतना स्ट्रांग है कि किसी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो जो झगड़ालू है इक्लिप्स, वो हर बार बेकार है। तुमने जो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया, एंटी गॉच इक्लिप्स, है ना। अब अगर आपको पूछा जाए इंट्रा एच बॉन्ड हुआ, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होते हैं रे? अगर इंट्रा एच बॉन्ड हो जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा गॉच एंटी इक्लिप्स। गॉच फॉर्म डोमिनेट हो जाते हैं जब इंट्रा एच बॉन्ड होते हैं तब। अब आधे बच्चे मुझे थोड़े, अच्छा ये सर ये इसके जगह ग्लाइकॉल होता तो भी OH 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 OH, इस OH का H दूसरे OH के O के साथ हाँ H बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अब आधे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं, बताऊं? अरे और ऐसा मत बोलना हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। बच्चे भेजते और इतना बताने के बाद भी भेजते हैं। सुनिएगा सर, देख HHH मिथाइल HH, सर H बॉन्डिंग होता क्यों नहीं है? इसमें भी तो H बॉन्डिंग है। अरे भैये इसका मतलब हमें H बॉन्डिंग नहीं आता। तो पहला काम तो हमें H बॉन्डिंग सीखो केमिकल बॉन्डिंग में जाके, तब हम, या इसमें कोई H बॉन्डिंग का डिस्कशन नहीं। ये तो हम बोल रहे हैं कि अगर इंट्रा H बॉन्ड होता है तो गॉच अच्छा है, बस दिस इज द लॉजिक। बोलते हैं सर CH3 का C और इसका H, इसमें H बॉन्ड क्यों नहीं? तो H बॉन्ड हमेशा, कोई भी हाइड्रोजन H बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा। ये हाइड्रोजन H बॉन्ड बना सकता है? नहीं। और कार्बन से? अरे कार्बन से तो बिल्कुल भी नहीं। कौन से हाइड्रोजन? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हाइड्रोजन रहते हैं, वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज H बॉन्ड। इसमें कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है रे? ये मैं बताता हूँ क्लास में। हाँ, इसके बावजूद व्हाट्सएप पे सर ये भी, इसमें क्या है, ऐसा पूछते। तो ठीक है, व्हाटएवर। तो एच बॉन्ड मालूम हो हमको कि व्हाट इज ये लॉजिक अबाउट एच बॉन्डिंग। आज का लॉजिक क्या था मेरा? आज का मेरा ये लॉजिक था कि सर कॉन्फॉर्मेशन में हमने 3 नामों का चर्चा किया है। एक का नाम है एंटी, एक को कहते हैं गॉच और एक को कहते हैं इक्लिप्स। ऐसे 3 नाम है। इक्लिप्स बहुत रिपल्सिव होते हैं, ऑलवेज दे आर रिपल्सिव। और एंटी मतलब दूर दूर रहते हैं, 180 डिग्री वाले।
झगड़े तो हम जानते हैं झगड़ा बहुत कम होगा, तो एंटी गॉच और इक्लिप्स स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, परंतु अगर इंट्राइज बॉन्डिंग होती है कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में, तो उनके गॉच जो रहते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं उनके एंटी से। तो पहले गॉच आता है फिर एंटी आता है, इक्लिप्स तो लास्ट में ही जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टिल हियर? क्लियर है? न्यू कमर्स स्पेशली, यस, न्यू कमर्स को क्लियर है, क्लियर है, सभी को न्यू कमर्स को क्लियर हो चुका है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना? मैंने ये बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जैसा 11th में नॉर्मली धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसा पढ़ाया, सारे ले लिए, सारी चीजों इन्वॉल्व कर लिए यहाँ पे, है ना? चलिए, अब इतना पढ़ाया है तो 11th में एक और बात, वॉच इज इक्वल टू 1, एक ये फॉर्मूला लिया था और लिखा था जाय एंटी म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू एंटी, और जाय गॉच इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू गॉच। मिला क्या ये फॉर्मूला? लिखा था क्या हमने फॉर्मूला? यस, लिखा हुआ है, वेरी नाइस, है ना? मैं आपको बता दूं, जो न्यू कमर है वो देख ले एक बार। कोई जरूरत इतनी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जरूरत इसकी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी लिखवा दिया मैंने। जाय मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, और म्यू, म्यू यहाँ डायपोल मोमेंट है। हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, गॉच और एंटी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर उत्तर 1 है, एक ये याद रखना है। अगर एंटी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो डायपोल मोमेंट द्वारा निकलता है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन एंटी का निकालना हो तो एंटी का डायपोल मोमेंट, गॉच का निकालना हो तो गॉच का। यू रिमेंबर दैट्स द फॉर्मूला। वैसे तो इसके ऊपर प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आएंगे, कंफर्म नहीं आएंगे। मॉड्यूल में एक जगह एक सवाल है, मॉड्यूल में एक सवाल है, इसलिए मैंने वो बता दिया और कुछ नहीं। बाकी कहीं यू इवन सी द रेफरेंस बुक्स आल्सो ना, देयर आल्सो यू वोंट फाइंड दिस, रेफरेंस बुक्स में भी कहीं नहीं है। तो अगर 1000-2000 में एक हाथ जगह दिखा तो ओके, और अगर वो दिखा, सपोज गलती से दिखा, तो ये फॉर्मूला होता है, बस इनके अलावा कुछ भी नहीं है। और फॉर्मूले में आपको जैसे जो भी चीज, सारी चीजें देंगे, एक चीज पूछेंगे, इतनी सिंपल बात है ना? जैसे मैं तेरे को बताऊं आपको कि सपोज उसने दिया हुआ है हमको म्यू ऑब्जर्व, ये दिया हुआ है, म्यू एंटी दिया है, और जाय गॉज दिया था, नहीं सॉरी उल्टा बोला ना मैंने, कुछ भी नहीं दिया था, ये पूछा था हमको, आई एम सॉरी, ये दिया था, ये दिया था, और ये क्वेश्चन मार्क था। तो उसने बोला बता इसका आंसर क्या होगा। अरे तो ये दोनों दिए है ना, तो ये निकाल ले, और इसकी वैल्यू यहाँ रखकर 1 में से घटा दे तो गॉच है। मतलब यू हैव ओनली दीज 3 फॉर्मूला, नथिंग एल्स, चौथा फॉर्मूला नहीं। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस इवन इन 11th आल्सो, मुझे वहां पे भी इतनी डिस्कशन की इच्छा नहीं थी, पर फिर भी मैं चाह रहा था कि नहीं यार, कोई भी छूटे नहीं चीज, पढ़ लो। अगर कभी गलती से एक आध सवाल दिखा तो वी हैव दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच इक्वल टू 1। एंटी का मोल फ्रैक्शन या गॉच का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो डायपोल मोमेंट से निकल जाता है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट एंटी डायपोल, लाइक दिस इज ओनली द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। तो इसको हम बंद कर दे, जरूरत नहीं कुछ खास। एंड कॉन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटली डन, एवरीथिंग एवरीथिंग, हर चीज कॉन्फर्मेशन की करवा दी, एक एक करके, कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा। तो नाउ टेल मी, जीओसी एज वेल एज आइसोमेरिज्म 1, आइसोमेरिज्म 1 का मतलब 11th, मतलब जो हमने यहां तक पढ़ा दैट इज आइसोमेरिज्म 1। अब जो हम शुरू करेंगे वो आइसोमेरिज्म 2 बोलते हैं, जो 12th में पढ़ते हैं, वो ऑप्टिकल होता है, और कॉन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन ऐसा वो हिस्सा होता है। क्लियर है? आपको हमने एक NOC1 ऐसा मैंने तेरे को भेजा हुआ है, इस NOC1 में IUPAC नेमिंग 11th वाला करना चाहिए, उसके बाद GOC आइसोमेरिज्म पूरा करना है, और इसमें एक लिखा है हाइड्रोकार्बन, NOC1 में हाइड्रोकार्बन को टच तक नहीं करना है,
12th में जिस दिन हाइड्रोकार्बन खत्म होगा, 12th में जिस दिन हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म होगा, तब NOC1 का हाइड्रोकार्बन के बिगनर बॉक्स और वो शुरू करना है। तो ये ध्यान रखिए, इसके बारे में कोई चर्चा ना हो 11th की, बिल्कुल भी नहीं है, सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं। और IUPAC तो ठीक है, आई थिंक दैट्स इट्स नॉट सो मच टफ। आप पहले इन दोनों को फोकस कीजिए, इन दोनों को तुरंत अच्छे से सॉल्व कीजिए, पूरा जियो से अच्छा हो और आइसोमेरिज्म पूरा क्लियर। अब आइसोमेरिज्म में भी आपको बता दूं कि आज हमने कॉन्फर्मेशन जो पढ़ा, इसका एक बिगनर बॉक्स है, इस कॉन्फर्मेशन का एक बिगनर बॉक्स क्वेश्चन है, बिगनर बॉक्स की बात करता हूँ। उस बिगनर बॉक्स में 2 सवाल दिए हैं, क्वेश्चन 1 और 2। 1 में कई सारे सवाल है, 2 में कई सारे सवाल है। तो क्वेश्चन 2 दिया है, ये साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फर्मेशन है। ये नहीं पढ़ाया ग्रंथ के NOC1 में, इस तरह के डायग्राम या इस तरह के डायग्राम। हाँ, तो अभी इनको ओमिट, तो एक तो हाइड्रोकार्बन हाथ नहीं लगाना है, और अगर ऐसे डायग्राम दिखे, वो एक ही सवाल है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरे मॉड्यूल में, हाँ, तो उसको नहीं देखना है, उसको छोड़ना है। उसके अलावा कोशिश कीजिए थोड़ा क्विकली GOC आइसोमेरिज्म हो जाए। स्पेशली मेरा हमेशा फोकस रहता है GOC हो जाए, GOC सभी करो। न्यू कमर आए वो भी करे, जो पुराने एलएन के बच्चे हैं फिर से अच्छे से करें एक बार। पर ये ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी हम ये काम करते हैं बेटा, प्रेजेंट अर्थात 12th, अब हमारा 12th शुरू हो जाएगा अगले लेक्चर से, तो कभी भी 12th वाली प्रेजेंट बात को छोड़कर नहीं करें, उसको लैग नहीं होने देना है। अब फिजिक्स और मैथ्स में कैसा पैटर्न चल रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसकी बातें नहीं करूं, मैं तो अपनी इसी की बातें करता हूँ, ऑर्गेनिक की बातें करूंगा मैं हमेशा, कि जैसे ही 12th शुरू होकर ऑर्गेनिक शुरू होगा, ऑर्गेनिक इज द मोस्ट वाइड पार्ट 12th, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, वेरी लेंदी। कैन वी डू 11th केमिस्ट्री पार्ट इन वीकेंड्स? आप वीकेंड पे 11th पार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपका एक दिन छुट्टी रहता है शायद, क्लास की एक दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, मतलब संडे तो रहती है और एक दिन और रहती है, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब वीक में 2 दिन हमको छुट्टी मिलती है, तो उस वीक में 2 दिन जो छुट्टी मिलती है, उसमें आप कोशिश करें कि ज्यादा समय दे दे 11th पार्ट के लिए। नो सर, ओनली 1 डे। तीर्थिका ने बोला केवल संडे ही छुट्टी रहती है और बाकी नहीं रहती, 6 दिन क्लास है आपकी, सिर्फ संडे ही छुट्टी है। नो सर, सैटरडे क्लास रहती है, ओनली संडे छुट्टी रहती है। ओके ओके, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सिर्फ संडे ही रहती है। ओके, बढ़िया, चलो जाने दो, अब उसके बारे में हम ना बात करें। ये सर लास्ट वीक से सैटरडे क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके, सैटरडे क्लास, सैटरडे मतलब नॉर्मल रेगुलर क्लासेस सैटरडे की वाली ऐसा शुरू हो गई है कि रिवीजन की है? क्या है, क्या है? नॉर्मल क्लासेस ही है। रेगुलर क्लासेस, ओके, ठीक है। हाँ, तो फिर अब सैटरडे नहीं सुना है कि जैसे सुनो ध्यान से सुनो, कि आपको बोला जाए GOC करो, अरे तो GOC करो मतलब कोई लो और 4 घंटे बैठ के GOC करो, ऐसा मत करिए। अब हमने देखो रिवीजन करा, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अब सवाल लगाने हैं ना, क्वेश्चंस लगाने हैं ना, तो एक टारगेट बना लो कि भाई मैं आधा घंटा ऑर्गेनिक दूंगा या 15 मिनट, जो भी है आपका, जैसा आप दिन का काम हो चुका है, आधा घंटा एक काम करते, आधा घंटा है मेरे पास, आधा घंटा निकाल सकता हूँ, इफ यू दीजिए, रोज आधा घंटा दीजिए। नहीं यार, मैं 20 मिनट निकाल पाता हूँ, ठीक है, 20 मिनट दे दीजिए। 15 मिनट निकाल सकता हूँ, ठीक है, 15 मिनट दे रोज, संडे को ज्यादा दे देना। तो मुझे लगता है 15 मिनट 20 मिनट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। इज इट सो कि 15 मिनट बहुत ज्यादा होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। 15 मिनट तो आसानी से निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, यू कैन डू दैट। तो ओके सर, 15 मिनट कोशिश करेंगे, रोज 15 मिनट हम ऑर्गेनिक का 11th क्लास के GOC के सवाल या जो भी सवाल लगाएंगे।
उस 15 मिनट में जितने हो जाए, उस 15 मिनट में जितने सवाल हो जाए, सर 10 सवाल हुए, ओके 10 लगा, बंद कर देना। ये मेरा ये कहना है कि 15 मिनट बोला मतलब मैं सर 15 मिनट दूंगा, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है कि सर मेरा 12th का रोज का क्लास होता है, मैं होमवर्क करता हूँ, 12th की पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद मेरे पास अब टाइम नहीं है। अगर ऐसा है, ये सिचुएशन क्या बच्चा है अगर मेरे सामने, तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि चल नहीं है ना, क्या 15 मिनट निकालने की कोशिश कर सकता है, 15 मिनट और पढ़ सकता है ज्यादा, क्योंकि तेरी लिमिट खत्म हो चुकी है कि सर मैंने क्लास अटेंड कर ली, क्लास के बाद मेरा दिन में होमवर्क कर लिया है, होमवर्क के बाद मैंने मेरी क्लास रिवीजन 12th की कर लिए, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला। इफ यू आर एट सच पोजिशन, आई एम टेलिंग अबाउट दैट स्टूडेंट जो इस स्थिति में है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप 15 मिनट निकालने की और कोशिश करो। ये मेरा कहना है। अब कोई बोलेगा सर मैं तो 15 मिनट कितने कम होते हैं, मैं तो 1 घंटा दे सकता हूँ। अरे कितनी अच्छी बात है, दे 1 घंटा दे। मैंने 15 मिनट सिर्फ इसीलिए बोला है, एक जस्ट 15 मतलब 15 नहीं रे, एक जस्ट देखो समझाने की बात है, जस्ट फोकस ऑन दैट लॉजिक। अच्छा ठीक है ओके, हर कोई इतना तो कर ही सकता है, हर कोई रोज 10 सवाल तो जीओसी के कोशिश कर ही सकता है। तू सोच हर रोज 10-10 भी करेगा तो 6 दिन में 60 सवाल हो जाएंगे। डोंट यू इमेजिन 60 क्वेश्चन, ऐसा बोलना बहुत होता है 60 क्वेश्चन कर लिए, पर रोज 10-10 ही करे। संडे को ज्यादा कैसे, संडे को बहुत अच्छा से कर लेंगे। देखो तो कितना होता है, सोचो तो एक बार ट्राई करना पड़ेगा बेटा, है बिना ट्राई किए वी कांट डू एनीथिंग। आपको मॉड्यूल भेज चुका हूँ, क्या सॉल्यूशन भेज दिया है जीओसी का, सबको सॉल्यूशन भेजा है मैंने ग्रुप पे, जीओसी का भेज दिया है, ओके भेज दिया है, बढ़िया। और आइसोमेरिज्म का सॉल्यूशन भेज दिया है, आइसोमेरिज्म का सॉल्यूशन भेज दिया है, आइसोमेरिज्म का भी भेज दिया है, बढ़िया। तो जब सब सॉल्यूशन आपके सामने है, ट्राई करें, ट्राई करने के बाद आप देख ले, अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन चेक कर ले, फिर भी नहीं आया व्हाट्सएप कर दे। हाँ आइसोमेरिज्म का भी भेज दिया है, ओके तनिष, मतलब जीओसी भी भेज दिया, आइसोमेरिज्म का भी भेज दिया, बस बढ़िया। और क्या चाहिए, आप ट्राई करो, आ गया बेहतर है, नहीं आया सॉल्यूशन में जाओ चेक करो। कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन देख के एकदम हाँ सर आ गया क्लियर हो गया, फिर भी नहीं आया तो व्हाट्सएप कर। डाउट सेशन लगता है, डाउट सेशन में आते हो 2 से 3 करते क्या है हम डाउट सेशन, डाउट है मैंने तेरे को सिखाया लास्ट लेक्चर में, अच्छे से सिखाया, अब मैं वापस नहीं समझाना चाहता। डाउट सेशन क्या, कैसे आना, काम हो गया जाना है, ओके नहीं सर हमको बैठना है बैठिए। मैं 2 से 3 वहां रहता हूँ, 2 से 3 जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो आपके शेड्यूलिंग में आ जाता है। इस वीक भी 2 से 3 ही है क्या रे, बुधवार को इस वीक में भी बुधवार 2 से 3 ही आया है क्या आपके टाइम शेड्यूलिंग में? हाँ ओके, इस वीक भी बुधवार 2 से 3 आया है। आना, डाउट हो आइए पूछ के जा सकते हैं, नहीं तो ओके नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ कंपल्शन। मैं आवाज नहीं करता, आप बोलेंगे तब मैं आवाज करूंगा, मैं बोलूंगा, नहीं तो ओके। फिर एक बात बताता हूँ, 40 मिनट्स बाद वो मीटिंग अपने आप बंद हो जाती है, ये भी बताया था। अगर वहां पे कोई बच्चे बैठ के मुझसे पूछ रहे हैं या कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, मीटिंग ऑफ हो जाए 40 मिनट बाद, आप फिर जाइए, फिर लॉग इन कीजिए, आपको मैं 1 घंटा वहां दिखूंगा 2 से 3, फिर से आ जाइए लॉग इन करके। मैं भी उसमें लॉग इन ही करता हूँ रिपीट में, क्योंकि वो विदाउट वो पैसे वाला नहीं है, नॉर्मल वाला अकाउंट है, ठीक है। चलिए ओके नाइस, यस। तो नाउ आई जस्ट वांट टू क्लोज अप ऑल दिस रिवीजन, जो कि हमने पूरा फिनिश्ड अप प्रॉपरली कर लिया है, विद जीओसी कंप्लीट, आइसोमेरिज्म कंप्लीट विद कॉन्फर्मेशन, ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटा सा कुछ जनरल, अब टाइम अभी हमारे पास बहुत है, तो हम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम वी डू समथिंग, हम कुछ काम कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात समझाना चाहता हूँ जीओसी के बारे में, मैं एक छोटी सी बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा आपको, कि आपको जीओसी मतलब क्या, स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस सी माइनस सी डॉट, एक ये सबसे जरूरी बात होती है। एक होती है एसिडिटी, एक होती है बेसिसिटी, ऐसे 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं जीओसी, है ना, ये बहुत जरूरी होता है।
और इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा सर हमारा फ्री रेडिकल की रिएक्शन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। और 1-2 शिफ्ट जो होता है, जैसे हम C+ का बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्टार्ट। तो जनरली जो सवाल बनते हैं जीओसी पर, वो इनके ज्यादा रहते हैं। ये तो खैर, ये जो चीज बोली आपने, ये तो 12th में इस्तेमाल होती है, तो ये तो हम 12th में जाएंगे और इसके बारे में ओके ओके लेंगे सर। इस साल हमने सीखा क्या करना, अगले साल अप्लाई भी करेंगे। तो ये 3 जीओसी का सबसे हार्ड थ्रॉप क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम सवाल इन तीनों पे चलते हैं, मैक्सिमम। और इन तीनों में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी तू चेकिंग करता है, तो पहला दिमाग हमेशा एरोमेटिसिटी से सोचना, ना हो तो रेजोनेंस के बारे में दिमाग लगाना, ना हो तो अल्फा एच गिनना, और वो भी ना हो तो इंडक्टिव इफेक्ट देखना। इसका सीक्वेंस बिगाड़िए मत, इसका सीक्वेंस मत बिगाड़, अपने आप जवाब सही आता है। ये एक मैं तेरे को कल एक सवाल आया था, मैं तेरे को बताता हूँ। एक ये लिया था सवाल, जस्ट चेक इट हियर। C+ की स्टेबिलिटी पूछ रहा था कि सर इसमें C+ की स्टेबिलिटी बताइए ABC। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि C+ की ये कल सवाल पूछा था मेरे से एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे कि सर कैसे करना है इसमें। अरे जब आपको C+ की स्टेबिलिटी की बातें कर रहा है, C+ में सोचना है तेरे को, इसमें इतना क्या सोचना का हिस्सा है क्या? नहीं, मेरा प्लस कोई एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है, हटाओ। क्या तेरा प्लस रेजोनेंस का हिस्सा है क्या? रेजोनेंस का हिस्सा है क्या? जल्दी सोचो, जल्दी सोचना है। CAB तन्मय ने जवाब दिया है, CAB। ओके, लक्ष्य ने बोला नहीं कहीं। हाँ, ये जवाब तन्मय ने दिया। तन्मय, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। शुरू करें, मैं बताऊं। इतना सरल चीज होती है कि गलती होनी ही नहीं चाहिए, गलती होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ये है, अगर ये समझता है, तेरा कहीं गलत नहीं होगा। प्लस की स्टेबिलिटी है, हर चीज प्लस को सोचना है, प्लस के बारे में देख के सोचना है। क्या प्लस एरोमेटिक हिस्सा है? नहीं है सर, इसमें कहीं भी प्लस के कारण एरोमेटिसिटी कहीं नहीं है। क्या प्लस रेजोनेंस में है? हाँ सर, ये रहा लक्ष्य प्लस रेजोनेंस में बेटा, लोन पेयर के साथ लक्ष्य है ना। तूने बोला था नहीं है रेजोनेंस, है बेटा। यहाँ पे प्लस और ऑक्सीजन का लोन पेयर आ रही है रेजोनेंस। क्या यहाँ रेजोनेंस है? नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है सर। प्लस रेजोनेंस में नंबर 1, ये सबसे नंबर 1 है सर। हो गया, छोड़ दे इसको। आइए इधर, प्लस रेजोनेंस में नहीं है, नहीं है, तो अल्फा एच गिन लो। ठीक है, अल्फा एच गिनो, प्लस के पड़ोस के अल्फा एच। सर 2 और 2 4, सर 2 और 2 4, अल्फा एच सेम है, तो अल्फा एच चुप हो गए। अगर अल्फा एच नहीं से पा रहे, ऑक्सीजन माइनस आए, ऑक्सीजन माइनस आए, डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या ये खींचने वाला दूर है? क्या ये खींचने वाला पास में है? सर ये खींचने वाला पास में हुआ नहीं, सॉरी तन्मय, तूने यही दिया ना, मैं गलत था। तन्मय ने शायद यही जवाब दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी तन्मय, तन्मय आई एम सॉरी, योर आंसर इज करेक्ट, सॉरी। हाँ, माइनस आए दूर है, माइनस आए पास में है, और ये जो पॉजिटिव है ना, इसको खींचने वाले अच्छे नहीं लगते। तो क्या ये ज्यादा अच्छा है, ये कम? तन्मय, यू गिव द करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर दैट। दिस इज नंबर 1, क्योंकि यहां मत बोलना सर ये माइनस आए है। हाँ, मैंने कहा ना, अगर ये बोलता है, अगर एरोमेटिसिटी बोलती है, तो इनका किसी का नहीं सुनता हूं मैं। अगर रेजोनेंस कुछ बोल, ये रेजोनेंस बोल रहा है, रेजोनेंस ने बोला, तो मैं किसी की नहीं सुनता बाकी। रेजोनेंस चुप है, अब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के पास गया, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैंने इंडक्टिव की सुनने गया कि अरे बता रहे इंडक्टिव, तू क्या कहता है? तो उसने बोला कि सर ये अच्छा है, ये नहीं है अच्छा। ऐसा प्लस के साथ हो, माइनस के साथ हो, डॉट के साथ हो। एसिडिटी चेक, एसिडिटी कैसे चेक करना सिखाया था आपको? कैसा बोला था? हाउ कैन यू चेक द एसिडिटी? H भगा, माइनस बना, याद आ रहा है क्या? तो माइनस मतलब माइनस बना,
तो माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर, ये सब ऐसे ही होता है। बेसिसिटी में भी वही कि लोन पेयर देना, लोन पेयर देना, अगर लोन पेयर एरोमेटिक हो तो नहीं दिया जा सकता। सर रेजोनेंस में है, लोन पेयर एरोमेटिक तो नहीं है पर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो भी मुश्किल है सर देना, पर एरोमेटिक में हो तो बिल्कुल ही मुश्किल है देना। इज इट क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है? जीओसी में ये हॉट थ्रॉब होता है सर, ये और इन सब का डिस्कशन सिर्फ इस कनेक्शन से आप देख सकते हो कि पहले एरोमेटिसिटी चेकिंग कर लो, नहीं तो रेजोनेंस, नहीं तो अल्फा एच गिनो और फिर इंडक्टिव गिनो। आप सीक्वेंस मत बिगाड़ो, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ा ना आपके जवाब गलत होने लगते। जैसे सर यहाँ माइनस आई लगाया है, सर ये तो पास में माइनस आई, अरे माइनस आई कहाँ से आ गया? क्या चेकिंग यहां से होती है क्या? यहां से होती है, ये नहीं तो ये नहीं तो फिर ये, और ये भी नहीं तो फिर ये, और फिर जब ये होता है तो क्या सर डीएनपी याद है ना, डिस्टेंस नंबर पावर, ये लॉजिक सबको समझता है? यस, ऑल न्यू कमर्स हमको क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जीओसी के, मैक्सिमम क्वेश्चन इन तीनों पे चलते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम, और उनका लॉजिक इनसे चलाना है हमको हमेशा। ठीक है, चलिए नाइस। चलो इसको हम बंद करें, और ये जो बातें थी हमारी इसको हम फिनिश अप करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। मुझे अगले लेक्चर में आने के बाद 12th का 2 मिनट सुनना है अच्छे से। मैं अभी 12th का एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहा हूँ जो हम अगले लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जो आइसोमेरिज्म पार्ट 2 जिसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड दैट इज द लेंथीएस्ट आइसोमेरिज्म। जितना हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा उससे भी बड़ा हमको पढ़ना रहता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। और क्या है इसका मैं तेरे को छोटा सा लॉजिक सिखाना चाहता हूँ, सुनिएगा। हमारा जो लाइट रहता है ना, सनलाइट, ट्यूबलाइट का लाइट, बल्ब का लाइट जो रहते हैं, तुम जानते हो लाइट फोटोनों से मिलकर बने होते हैं। फोटोन, आई थिंक एवरीवन नोज फोटोन, करोड़ों पार्टिकल, असंख्य पार्टिकल्स है। सम वाइब्रेट लाइक दिस, सम वाइब्रेट लाइक दिस, सम वाइब्रेट, सबका डायरेक्शन कुछ भी करते हैं, वाइब्रेट, रैंडम है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? तो इसको ऐसा एक गोला बनाते हैं और ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है नॉर्मल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। मतलब एक करंट पार्टिकल है जो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, आई थिंक गॉट इट। दिस इज द वे हाउ कैन आई रिप्रेजेंट एन ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करने वाले हैं निकोल प्रिज्म। फिजिक्स से, फिजिक्स की बातें बोल रहे हैं। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म एक व्यवस्था है, मान के चले कांच का व्यवस्था है, ठीक है। ज्यादा हम निकोल प्रिज्म आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस वगैरह जब पढ़ोगे, तो पोलराइजेशन जब पढ़ोगे तब आएगा निकोल प्रिज्म, सब करोगे आप ये काम। ओके, हमें कोई लेना देना, कोई लेना देना। क्या सर ये निकोल प्रिज्म क्या है? निकोल प्रिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें से जब ऑर्डिनरी लाइट को पास किया जाता है तो कोई एक प्रकार के वाइब्रेशन इसमें से निकल जाते हैं। मतलब जैसे मान के चल कि दरवाजा है, उदाहरण के लिए इमेजिन करके, एक सर एक ये दरवाजा है ऐसा, है ना। उस दरवाजे में से जो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 वो पास हो जाते हैं, जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं वो अटक जाते हैं, कुछ ऐसे सब अटक जाए, सारे अटक जाएंगे, सिर्फ वही पार्टिकल आगे जाएंगे जो सब एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, जो भी। तो इसके आगे जो लाइट दिखाई देगा उसको ऐसा ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल लाइट कहलाता है, ऑर्डिनरी लाइट कहलाता है। इसे बोलते हैं पोलराइज लाइट। व्हाट इज पोलराइज लाइट? एक ऐसा लाइट जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन किसी एक ही डायरेक्शन, सारे पार्टिकल जितने भी होंगे यहाँ वो सब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, बाकी सब उधर ही रह गए। सच लाइट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट, या इसको प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, एक ही बात।
अब क्या करना सर, अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको एक ट्यूब में से हम भेज रहे हैं। एक ट्यूब एक ट्यूब रहती है लंबी जैसी, इसमें कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, मैंने किस चीज का पता नहीं भर दिया, कोई एक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, और इसको हमने लाइट है पोलराइज लाइट प्लेन को, इसको इसमें से पास किया है। हो सकता है ये जो पार्टिकल लिक्विड में से जा रहे हैं ये ऐसे 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 कैसे ही बाहर निकल गए सर, ऐसे ही निकल गए बाहर, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो ये जो सॉल्यूशन है इसे कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल लाइट। इनएक्टिव लाइट के साथ कोई चेंज नहीं किया, तो अगर पीपीएल ऐसा का ऐसा बाहर निकल जाए तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिव सॉल्यूशन या सब्सटेंस। ठीक है, पर हो सकता है बेटा कि ये जो लाइट जा रहा है इसमें से जाए 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 और जाते समय ये जो लाइट ऐसा, हाँ ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, हो सकता है सॉल्यूशन में जाने के बाद ये अपना एंगल ऐसा हो गया और वाइब्रेट होने लग गया, या उधर जाए कुछ एंगल से घूम गया लाइट, या तो कुछ ना हो या तो घूम जाए, घूमे तो लाइट में चेंज हुआ तो ये कहता है ऑप्टिकल एक्टिव, ये कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, और अगर आपके पास ये सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव रखते लाइट के, देखो तो सर कैसे, देखिए दो प्रकार से, कैसे, पहले ऐसे ऐसे चल रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे चल रहे थे सर, हो सकता है ये सॉल्यूशन ऐसा हो जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, ऐसा चल रहा इधर घुमा दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, या हो सकता है सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाया तो भी ऑप्टिकल एक्टिव है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव एक्टिव है। मतलब सॉल्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो लाइट के साथ कुछ ना करे जिसको हम ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हैं, या सॉल्यूशन ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है रोटेशन का, वाइब्रेशन का प्लेन जो है वो घुमा दे, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं कहूं सर ऑप्टिकल एक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, वो जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं सर दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं सर उनको, उन सब्सटेंस को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। इन्हें डी फॉर्म भी बोलते हैं, इन्हें प्लस फॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर जो डी लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना कंपलसरी है, कैपिटल लेटर का अर्थ डेक्स्ट्रो नहीं होता है, वो क्या होता है ऑप्टिकल में आगे पढ़ा जाएगा, वो बाद में ऑप्टिकल में ही पढ़ेंगे। पर अगर कोई बोलता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है तो उसको स्मॉल डी लिखते, कैपिटल भूल से भी नहीं लिखना, इस कैपिटल डी का लेना देना इससे कतई कुछ नहीं, स्मॉल डी या प्लस फॉर्म। और सर अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई लाइट घुमा दे प्लेन को तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, जिनको एल फॉर्म या माइनस फॉर्म कहते हैं। एल वही सर स्मॉल लेटर लिखिएगा, कैपिटल लेटर से इसका कोई संबंध नहीं है। फटाफट दोहराता हूं, ऑर्डिनरी लाइट जिसमें लाइट का वाइब्रेशन किसी भी डायरेक्शन में होता है, इसको जब निकोल प्रिज्म से भेजते हैं तो एक प्रकार के वाइब्रेशन निकल जाते हैं जिसे प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाता है। जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से पास किया जाता है तो ये सब्सटेंस प्लेन को या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे उनको डेक्स्ट्रो डी या प्लस फॉर्म कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको लीवो एल या माइनस फॉर्म कहा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, यहाँ पर आईपीस लगा रहता है आंख में, लाइट दिखता है हमको घूमते हुए, एनालाइजर बोलते हैं इसको, एनालाइज करते हैं यहाँ से कितना घूमता है, डिग्री 10 डिग्री से घुमा, हाँ सब एंगल सब यहाँ पे रहता है। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, इस इंस्ट्रूमेंटेशन को कहते हैं पोलैरीमीटर।
पोलैरीमीटर कहा जाता है। और ये जो ट्यूब होती है इसे पोलैरीमीटर ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पूरे एंगल वगैरह सेटिंग रहता है, आप कितने डिग्री से घुमाए, कैसा घुमाए, सब पता लग जाता है बाय पोलैरीमीटर। इज इट क्लियर? अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। पीपीएल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो क्या है, लीवो क्या है। क्लियर है? अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो ये वापस इतना रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा फटाफट बोल दूंगा डेक्स्ट्रो लीवो होता है, और फिर इसके आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? ये आज मैं पीडीएफ में नहीं भेज रहा हूं, आज ये पीडीएफ में नहीं भेज रहा हूं। अगले लेक्चर में जब मैं इसको पढ़ाना कंटिन्यू करूंगा तो अगले लेक्चर से यहीं से पीडीएफ भेज दूंगा। तो आज इसको ढूंढने मत बोलना कि सर इतना पीडीएफ भेज दो, नहीं भेज दूंगा, डोंट वरी। अगले लेक्चर में यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हुए ले जाऊं, ठीक है सर। एनसीईआरटी में किधर है? एनसीईआरटी में तेरे को ये कहीं नहीं मिलेगा, भूल से भी एनसीईआरटी बुक छानने की जरूरत नहीं है, मत देखिएगा, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहीं नहीं मिलेगा, और जहां मिलेगा, जहां तेरे को ये मिलेगा वहां 8 से 10 लाइन भी पूरी नहीं लिखी है, और हम 8 से 9 लेक्चर में ये खत्म करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड यू नेवर गेट इन योर एनसीईआरटी बुक। तो लीव द एनसीईआरटी। जिस दिन शुरू होगा एनसीईआरटी में तेरे को बोलूंगा एनसीईआरटी तू सोच, कंपेयर मत कर, अभी हमारी कॉपी पढ़, सवाल कर। एनसीईआरटी जब हम अल्काइल एंड अराइल हैलाइड यूनिट शुरू करेंगे, जो एनसीईआरटी के 12th का पहला यूनिट है, तब की बात तब सोचेंगे, काफी टाइम है अभी, तो बहुत टाइम है। चलिए, ये क्लियर है सबको? बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा, नहीं हो तो आप लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एनी डाउट? नहीं? थैंक यू, बाय बेटा, गुड नाइट, बाय बेटा, टेक केयर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। स्टडी मटेरियल नहीं मिला ऋषभ? मैंने सी सेट पे सारा है बेटा। सी सेट पे ऋषभ, सी सेट पे मॉड्यूल्स हैं, या एनओसी 1 मैंने भेजा हुआ है 11th का, और सी सेट का जो ऐप है वहां आप आपका फॉर्म नंबर वगैरह डाल के लॉगिन करते हैं, तो वहां स्टडी मटेरियल में सारा मिलना चाहिए। कोई है क्या यहाँ पे, कोई और बच्चा है क्या जिसको मिला हुआ है सी सेट पे? कोई बताएगा मुझे? अभी है बच्चे यहाँ? एनीबडी कैन टेल मी सी सेट पे है क्या? देख तो सर, जो बुक मैंने पिछले साल किया नहीं है, यशराज बोल रहा है सी सेट पर नहीं है, पक्का? मुझे बात करनी पड़ेगी ना फिर, मुझे पता था, मुझे नहीं पता था। यशराज बोल रहा है सी सेट पर नहीं है अभी। हैव यू चेक यशराज? हैव यू चेक दैट? मुझे कंफर्म मालूम हुआ बेटा, क्योंकि अगर कंफर्म मालूम हुआ तो मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, ऐसी बात है तो मैं आज बात करता हूँ कि आपकी बैच में सी सेट पर क्यों नहीं डला। अगर डल जाए मैं अगले लेक्चर में आपसे बात, LN प्लस पे नहीं, नहीं LN प्लस पे नहीं, यशराज LN प्लस नहीं प्यारे, सी सेट का ऐप आता है ना, हैव यू नो दैट? कोई है यहाँ पर बच्चा जिसने देखा है? चलो ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, डिस्कस, सब बच्चे होंगे ना तब बात करता हूँ मैं आपसे, और नहीं होगा तो मैं फिर फोन करके फिर आप सबको बताता हूँ। ओके, चलिए तब तक रुक जाइए, बाय, टेक केयर, बाय बेटा।